हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूनिट 6 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। एक बात समझो कि ये दोनों भी जो है ये मेरे डिवाइस की प्रोसेसिंग यूनिट्स है। मतलब जितनी भी प्रोसेसिंग होती है इंस्ट्रक्शंस की या टास्क की हमारे डिवाइस के अंदर, वो सारी यहीं पे होती है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। तो अब ये दो अलग अलग बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होती है ये मेरे एक्चुअली जो बिग डिवाइसेस होते हैं, जो इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनके अंदर इसका यूज़ होता है। जो मेरे डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। वहीं पे जो मेरे स्मॉल डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, कूलर, सॉरी वॉशिंग मशीन, एसी, है ना, और और कोई भी छोटे-मोटे जो हमारे होम अप्लायंसेस है, इसके अंदर जो है माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ होता है। ठीक है? तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये पूछेगा आपको। तो यहाँ पर लिख देना कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, वहीं पे जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स होता है। एम्बेडेड सिस्टम मतलब शॉर्ट जो छोटे सिस्टम्स होते हैं हमारे, है ना, जिसका ज़्यादा कंप्यूटेशन का काम नहीं होता, उनको हम एम्बेडेड सिस्टम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वॉशिंग मशीन या एसी हो गया। ठीक है? इनका काम इतना ही है कि इनको एक फिक्स टास्क दिया होगा, तो कुछ सर्कमस्टांसेस में कैसे वर्क करना है इनको यही बताया होता है। ठीक है? एडिशनली हम कुछ ज़्यादा इसके अंदर इनपुट्स और चेंजेस नहीं कर सकते। अगला पॉइंट बोल रहा है कि इनपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली। तो आपने देखा होगा कि मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर है ना, तो जो मेरा कंप्यूटर होता है, जो मेरा पीसी होता है, इसके अंदर जो i5 प्रोसेसर यूज़ होते हैं ना, तो इनके अंदर क्या करना होता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो एक्सटर्नली कनेक्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया। वहीं जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर होता है इसके अंदर कोई भी डिवाइस जो है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं होता। ये डिवाइसेस इसमें इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट वाले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्किट इज मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन माइक्रो प्रोसेसर। वहीं जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है इसके अंदर सर्किट जो है लेस कॉम्प्लेक्स होगा। माइक्रो प्रोसेसर में जीरो स्टेटस फ्लैग प्रेजेंट होगा, वहीं पे मेरे माइक्रो कंट्रोलर में नो जीरो फ्लैग्स आर प्रेजेंट, नो सच थिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है कि इट इज़ यूज इन पीसी, दिस इज यूज इन एसी एंड वॉशिंग मशीन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, वहीं पे मेरा जो माइक्रो जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर ज़्यादा होते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो मेरा मेमोरी यूनिट होती है वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उसमें एम्बेडेड होती है, मुझे बाहर से जॉइंट नहीं करनी पड़ती है ना मेमोरी यूनिट। इसलिए जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है वो माइक्रो कंट्रोलर में बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें एप्लीकेशंस बताने हैं। मैंने इसको शॉर्ट में लिख रखा है, आप इसको एग्जाम के अंदर थोड़ा एलेबरेट करके लिख देना। पहला एप्लीकेशन है कि यूज्ड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हमारे जो डेली हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। उसके बाद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मतलब जो व्हीकल इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। उसके अंदर स्पेशली सेफ्टी सिस्टम्स के अंदर यूज़ होता है, जैसे एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है ना, जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी होती है वो स्लिप नहीं होती। उसी के साथ साथ एयर बैग्स के अंदर ईसीयू होता है, जो इंजन कंट्रोल यूनिट, उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। इसका अगला यूज़ होता है इंडस्ट्री में जो रोबोटिक डिवाइसेस बनते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ है मेडिकल डिवाइसेस में, इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स में और डिफेंस के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली ईजी पार्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। अब आपको आर्किटेक्चर बताता हूँ माइक्रो कंट्रोलर का। तो इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि जो सेंटर पार्ट, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सीपीयू, है ना, जहाँ पे एक्चुअल जो पूरी प्रोसेसिंग होगी, जो पूरे जो टास्क जहाँ पर प्रोसेस होंगे वो होगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू कनेक्टेड होता है हमारे ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर का काम होता है बेसिकली क्लॉक प्रोवाइड करना। ठीक है, इसी के साथ साथ मेरा जो सीपीयू होगा वो कनेक्टेड होगा मेरे रोम से, रैम से, है ना, ये भी तो कंपोनेंट है सीपीयू माइक्रो कंट्रोलर के। इसी के साथ साथ सीपीयू मेरे कनेक्टेड होगा बस कंट्रोल के साथ। ये डायग्राम कहीं देखा देखा सा लग रहा होगा, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था यूनिट 1 2 में, है ना। इसी के साथ साथ ये मेरा कनेक्टेड होगा इनपुट आउटपुट पोर्ट से। ठीक है, साथ ही साथ ये मेरा कनेक्टेड होगा सीरियल पोर्ट से। साथ ही साथ ये मेरा कनेक्टेड होगा टाइमर्स से, है ना। टाइमर भी दो होते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1, है ना। अब ये जो मेरा टाइमर है ये कनेक्टेड होगा मेरे जो कंट्रोल इनपुट्स होते हैं उससे, है ना। ये हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर का, ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक मेन चीज़ होती है हमारा इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल भी प्रेजेंट होता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, और जो ये जो इंटरप्ट कंट्रोल है ये बेसिकली कनेक्टेड होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट से। ठीक है, जो बाहर से इंटरप्ट्स मिलते हैं हमारे प्रोग्राम को। ठीक है, अब मैं आपको जो पार्ट्स है मेरे माइक्रो कंट्रोलर के, इनको थोड़ा एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ इनका। ठीक है,
तो जो मेरा रैम है ये तो आपको पता ही है, स्टोरेज में हेल्प होगा, रोम ये इसका भी काम स्टोरेज में होगा। मेरा जो एक्चुअल में जो सीपीयू है ये सबसे मेन पार्ट है। सीपीयू का काम होता है सारे जो लॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं, लॉजिकल इवेंट्स होते हैं, उनको परफॉर्म करना है ना। ये बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ एएलयू एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स, है ना। इसका काम है कि प्रोग्राम को रन करवाना। अगला पार्ट है ओएससी, जो है मेरा ऑसिलेटर, है ना। इसका काम होता है बेसिकली एक एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड करना। फिर है बस कंट्रोल। बस कंट्रोल का काम होता है टू कंट्रोल द बस एंड इट्स एक्टिविटी। बस कंट्रोल आपने देखा होगा कि अलग अलग बस होती है, एड्रेस बस, है ना। और भी इसके टाइप्स होते हैं। उसके बाद मेरा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, जो भी मेरा इनपुट आउटपुट होगा, है ना, कंट्रोल के अंदर, वो सारा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के थ्रू ही तो होगा। इसका यूज़ होगा बेसिकली जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है उनसे कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मेरा सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का बेसिकली यूज़ होता है टू कम्युनिकेट विद द कंट्रोलर बाय ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा यूनिट्स। तो बेसिकली जो हमारा कंट्रोलर होता है उससे कम्युनिकेट करने के लिए हम सीरियल पोर्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये रैम और रोम जो है ये दोनों भी हमारा मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोल जो है इसको थोड़ा हॉल्ट करो, अब आगे इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि इंटरप्ट कंट्रोल क्या होता है। अगली चीज़ जो है वो टाइमर है ना। तो टाइमर के अंदर भी बेसिकली ऐसा समझो कि दो पार्ट है इसके, है ना। एक होता है टाइमर मोड और एक होता है काउंटर टाइमर। आप बेसिकली इतना ये सिंपल सा डायग्राम बना के आ जाना। इसके मैंने नोट्स भी दिए यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा इसका कुछ डायग्राम है, इसको एक बार गो थ्रू करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा कि ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद ये हर यूनिट को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो जो मेरा टाइमर है, बेसिकली टाइमर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टाइमर मोड और एक होता है मेरा काउंटर मोड, ठीक है। तो टाइमर मोड जो होता है ये बेसिकली जनरेट करता है डिले, और जो काउंटर मोड होता है इसका यूज़ होता है टू काउंट द एक्सटर्नल पल्सेस। जो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि राइट द फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके क्या फीचर्स है। पहला है कि इट्स अ 8 बिट सीपीयू, सो प्रोसेसेस 8 बिट ऑफ डेटा एट वंस। जाहिर सी बात है, अगर 8 बिट का सीपीयू है तो 8 बिट वाले डेटा को ये हर स्टेप के अंदर ही प्रोसेस करता जाएगा। उसके बाद है एक्यूमुलेटर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। एक्यूमुलेटर का काम है यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसमें रैम होगी, रोम होगी। रैम जो होगी उसकी स्पेसिफिकेशन लिख देना, 4 KB ऑन चिप रोम एंड 128 बिट रैम होती है ऑन चिप। उसके बाद लिख देना देयर आर 4 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो हमारे जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं ये बेसिकली 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, और हर एक जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है वो 8 बिट का है। तो ऐसे मेरे टोटल 32 जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस बन जाएंगी, ठीक है। उसी के साथ लिख देना कि देयर आर 5 इंटरप्ट्स, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना देयर आर 2 16 बिट टाइमर्स, ठीक है, दैट कैन ऑपरेट इन 2 डिफरेंट मोड, टाइमर एंड काउंटर, जो हमने पहले देखा यहाँ पे, है ना, 2 मोड्स ऊपर। अगला पॉइंट लिखना कि द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर इज 12 मेगाहर्ट्ज, ओके। ठीक है, तो अब हमने फीचर तक देख लिया। अब हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे हमारे इस यूनिट के अंदर, जो कि है इंटरप्शन और दूसरा है एक्सेप्शन। हमारा अगला पूरा यूनिट इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखते हैं कि इंटरप्शन क्या होता है। इंटरप्शन बेसिकली क्या है, सपोज मेरा कोई एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मेरा नॉर्मल सा चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे प्रोग्राम को एक कमांड दूंगा, एक इंटरप्शन दूंगा। तो उससे वो क्या करेगा कि जो प्रोग्राम एक्चुअल में नॉर्मली चल रहा होगा वहाँ से ये जंप कर जाएगा और वो प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, प्रोग्राम को एक कमांड दी, वो कमांड को लेते ही वो उस प्रोग्राम से जो मेरा चल रहा था बाहर निकल गया, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है कि मेरा नॉर्मल सा कोई प्रोग्राम चल रहा था, बट इस प्रोग्राम के अंदर ही कोई एरर था जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन। इंटरप्शन क्या है, नॉर्मल सा प्रोग्राम चल रहा था, मैंने बाहर से प्रोग्राम को कोई कमांड दी तो मेरा प्रोग्राम जो है बीच में छोड़ के निकल गया। वहीं एक्सेप्शन क्या है कि मेरा नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा था, बट इस प्रोग्राम के अंदर ही कुछ गड़बड़ थी, जिस गड़बड़ की वजह से ये बीच में से अपने टास्क को छोड़ के प्रोग्राम से बाहर आ गया, ठीक है। इंटरप्शन समझ गए, एक्सेप्शन समझ गए। अब जो मेरी इंटरप्शन है बेसिकली ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है हार्डवेयर वाली और एक होती है सॉफ्टवेयर वाली, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। अब हम देखेंगे कि एक्सेप्शंस के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस के टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली एक्सेप्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है मेरा फॉल्ट, दूसरा होता है मेरा ट्रैप और तीसरा होता है मेरा अबॉर्ट, ठीक है। तो अब जो पहला टाइप है फॉल्ट, इसके बारे में देखते हैं। फॉल्ट बेसिकली क्या होता है कि सपोज ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और इस इंस्ट्रक्शन के अगर इस इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर कोई एरर प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो ये क्या करेगा, मेरा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले ही एग्जिट हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले ही एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस को हम बोलेंगे फॉल्ट, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट है मेरा ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, बेसिकली ये मेरा कोई एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है,
और अब मेरा प्रोग्राम इस इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर रहा है। अब अगर इसके अंदर कोई एरर होती है ना, तो ये क्या करेगा कि जैसे ही इसको कोई एरर मिली या कोई एम्बिग्यूटी मिली, ये डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, पहला जो था फॉल्ट, ये ऊपर से ही चला गया, इसने इंस्ट्रक्शन को देखा भी नहीं। इसने क्या किया, ट्रैप ने, कि इंस्ट्रक्शन को देखा, बट जहाँ पे एरर मिली उसके बाद वहाँ से वो एग्जिट कर गया। अब अबॉर्ट क्या होता है, अबॉर्ट क्या होता है बेसिकली कि मैं पूरे मेरे इस इंस्ट्रक्शन को एक बार प्रोसेस तो कर लूँगा, और जहाँ पे एरर होगी वो वहीं रहेगी। मैंने पूरा प्रोसेस भी कर लिया और फिर एग्जिट भी कर लिया पूरा प्रोसेस करने के बाद। बट अब मैं क्या करूँगा कि जिस इंस्ट्रक्शन में मेरी ये फॉल्ट है ना, उसका जो एड्रेस होता है वो मेरे कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं करवाऊँगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबॉर्ट के बारे में, कि ये क्या करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को तो पूरा पास आउट कर जाएगा, है ना, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, बट जब फॉल्ट आएगा, है ना, तो ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन था इसका एड्रेस मेरे कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि तीन टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, एक होता है फॉल्ट, एक होता है ट्रैप, एक होता है अबॉर्ट। फॉल्ट क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले ही एग्जिट कर जाता है। उसके बाद जो मेरा ट्रैप है वो क्या करता है कि जब उसको कोई एरर मिलती है इंस्ट्रक्शन में, वो वहाँ से एग्जिट कर जाता है। अबॉर्ट क्या करता है कि पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमारा इसमें एरर था ना इंस्ट्रक्शन में। बट ये क्या करता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन थी इसका जो एड्रेस होता है वो हमारे कंप्यूटर को नहीं बताता। ठीक है, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ हमारे एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन की डेफिनेशन लिखी है। नोट्स जो है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये नोट्स जो है ये मेरे फ्रेंड के हैं, सिमरनदीप के। तो जितना भी मेरा नोट वाला पार्ट होता है, नोट्स वगैरह पूरा डाटा वो मुझे प्रोवाइड करता है। तो ये एक्सेप्शन की डेफिनेशन हो गई। ये मेरे आगे तीन टाइप के एक्सेप्शन हो गए, फॉल्ट, ट्रैप और लास्ट वाला मेरा अबॉट। इनके बारे में मैंने डेफिनेशन लिखी है, इनके छोटे छोटे से एग्जाम्पल है वो याद कर लो, और उसका सोल्यूशन लिखा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। एक ऐसा क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में। ठीक है, तो उसके अंदर तीन क्वेश्चन आए थे। पहला आया था डिवाइड एरर, और एक बात याद रखने वाली है, ये जो तीनों भी क्वेश्चन आए थे ये मेरे फॉल्ट एक्सेप्शन के पार्ट थे, है ना, ये बात याद रखना। तो पहला था कि व्हाट इज़ डिवाइड एरर, ऐसे पूछा था। तो डिवाइड एरर क्या होता है कि सपोज़ आप किसी एक नंबर को, है ना, कोई एक नंबर है सपोज़ एक्स, उसको आप 0 से डिवाइड करोगे तो ज़ाहिर सी बात है एरर आएगा, है ना। तो ये जो एक्सेप्शन होगा ये आएगा मेरे डिवाइड एरर के अंदर। सो इट ऑकर्स व्हेन अ डिवीजन ऑपरेशन रिजल्ट्स इन एन ओवरफ्लो और व्हेन द डिवाइजर इज़ 0। ठीक है, उसके बाद जो अगला था वो था इनवैलिड ऑपकोड। ये कब होता है कि इट ऑकर्स व्हेन द सीपीयू एनकाउंटर्स एन अनडिफाइंड और इलीगल इंस्ट्रक्शन। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई एक इलीगल या अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शन, अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शन मतलब कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं, या फिर आप कोई इलीगल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उस केस में जो मेरा एक्सेप्शन आएगा वो होगा इनवैलिड ऑपकोड। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बेसिकली क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन इंट, ये होता है इंटरप्शन, इंट 0 इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड ओवरफ्लो फ्लैग इन फ्लैग्स रजिस्टर इज सेट। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब मेरा इंटरप्शन 0 होता है, जो है ना, आगे हम देखेंगे इंटरप्शंस के टाइप होते हैं, टोटल 256 इंटरप्शन होते हैं, उसमें से जो इंटरप्शन 0 होता है वो अगर एग्जीक्यूट हो गया और जो ओवरफ्लो फ्लैग होती है मेरी फ्लैग रजिस्टर के अंदर हमने देखा था वो सेट हो गई, उस केस में जो होता है मेरा एक्सेप्शन, उसको ओवरफ्लो एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सेप्शंस ऐसे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है इंटरप्शन हैंडलिंग। अब इंटरप्शन हैंडलिंग क्या होता है आपको वो बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं इंटरप्शन क्या होता है, थोड़ा डीप में देखते हैं इंटरप्शन होता क्या है। सपोज ऐसा समझो ये मेरा कोई प्रोग्राम था। ठीक है, ये प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको एक कमांड सेंड की प्रोग्राम को। ये कमांड कुछ इस तरीके की होगी कि वो जैसे ही इस कमांड को सेंस करेगा, है ना, तो मेरे एग्जीक्यूशन को बीच में ही छोड़ के वो निकल जाएगा बाहर, और ये जो इंटरप्शन या जो कमांड होगी मेरी कमांड, इसी को हम इंटरप्शन भी बोल दे सकते हैं। तो ये इस इंस्ट्रक्शन या फिर ये जो मेरा प्रोग्राम चल रहा था इस प्रोग्राम को छोड़ के एग्जिट कर जाएगा, और जाके ये इंटरप्शन जो यहाँ लिखी होगी इसको सॉल्व करेगा वो, और फिर वहाँ से रिटर्न आके फिर से अपना जो टास्क था उसको कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये होती है एक बेसिक प्रोसेस। जो मेरा इंटरप्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, कमांड होता है। वो कमांड जैसे ही आएगी मेरा जो प्रोग्राम है वो बीच में से ही छोड़ के बाहर निकल जाएगा अपने इंस्ट्रक्शंस को, और फिर जाएगा और उस इंटरप्शन को सॉल्व करेगा, फिर से आके फिर अपना काम जो है वो रिज्यूम करेगा। ठीक है, ये होता है इंटरप्शन। अब ये इंटरप्शन जो है ये दो टाइप के होते हैं, आप आगे देखोगे। एक होता है एनएमआई, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और एक होता है हमारा नॉर्मल आईएनटीआर इंटरप्ट, है ना। ये इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए इंटरप्ट का जो पूरा कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। अब आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया था कि इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होती है। ठीक है, तो अब आपको इंटरप्ट हैंडलिंग बताता हूँ मैं। इंटरप्ट हैंडलिंग में क्या होता है कि सपोज ये मेरा एक टास्क था जो चल रहा था।
ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। तो अगर कोई इंटरप्शन ऑकर होती है, व्हेन एन इंटरप्शन ऑकर्स, तो क्या करेगा जो मेरा प्रोसेसर है, ये पुश कर देगा मेरी जो करंट स्टेट है उसको स्टैक के ऊपर। एक स्टैक होगी, ठीक है, एक स्टैक है, और ये मेरा कोई करंट टास्क है, ठीक है। इस टास्क को हम इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं, इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन से ये एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूट होते 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 आई, और अगर इसको कोई बाहर से कमांड मिल गया, जिसको हम इंटरप्शन बोलते हैं, अगर कोई इसको इंटरप्शन मिल गया, तो ये क्या करेगा, यहीं पे रुक जाएगा, है ना, यहाँ पे इस पोजीशन एक्स पे रुक जाएगा, और अभी तक इसने जितना भी काम किया होगा वो इस स्टैक में जाके सेव कर देगा, ठीक है। अब अगली प्रोसेस में ये क्या करेगा, तो प्रोसेसर विल क्लियर द ट्रेस फ्लैग एंड इंटरप्ट एनेबल फ्लैग। मतलब ये क्या करेगा, अगर एक बार इंटरप्शन आ गया, ठीक है, तो जो मेरा इंटरप्ट फ्लैग होता है उसके अंदर जाके जो वैल्यूज़ है वो क्लियर कर देगा, ताकि अगला कोई इंटरप्ट ना आए, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये करेगा कि कंटेंट ऑफ सी एस एंड आई टी जो है उनको भी स्टैक के ऊपर पुश कर देगा। इसके बाद सी एस और आई टी क्या होती है, कोड सेगमेंट रजिस्टर जो होता है, और आई टी होती है मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है। इनका जो कंटेंट होगा सी एस आई टी, उसको इसने जाके पुश कर दिया। स्टेप वन हमने समझी कि हमारा जो नॉर्मल था एक इंस्ट्रक्शन वो चल रहा था, फिर क्या हो गया, अचानक से एक इंटरप्ट आ गया, ठीक है। इंटरप्ट ने क्या किया, टास्क को बीच में रोक दिया पोजीशन एक्स पे, ठीक है। अब इसने यहाँ पे टास्क को रोक दिया, तो हमने क्या किया, अभी तक जितना भी टास्क हमने ऊपर लिखा था या जितना भी टास्क हमारा कंप्लीट हो गया था उसको स्टैक में पुश कर दिया, ताकि इसका एक रिकॉर्ड रह जाए। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने जो हमारी एनेबल फ्लैग था हमारा, है ना, उसको हमने क्लियर कर दिया, ताकि हमको ये पता चल जाए हमारे प्रोग्राम को कि हमको एक बार अभी है जो है इंटरप्शन मिल चुका है, वरना ये बैक टू बैक इंटरप्शन देता रहेगा, है ना। तो इसको पता चल जाए कि हमें एक बार अभी इंटरप्शन मिल गया है, अभी अगला इंटरप्शन मत भेजो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी कंटेंट होगा सी एस और आई टी के रिलेटेड, सी एस आई टी मतलब ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है, सी एस आई टी मतलब कोड सेगमेंट रजिस्टर और इंटरप्शन पॉइंटर, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी होगा उसको हम स्टैक में पुश कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक 8 बिट का वेक्टर होगा, यहाँ पे हमारी इंटरप्शन अभी आई हुई है, टास्क यहाँ पे रुक चुका है, अब एक 8 बिट का हमारा वेक्टर होगा, वो पॉइंट करवाएगा हमारे इंटरप्शन टेबल के ऊपर। इंटरप्शन टेबल क्या होता है अब ये समझो। इंटरप्शन टेबल बेसिकली क्या होता है, एक टेबल होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की इंटरप्शन होती है, टोटल जो होती है वो 256 इंटरप्शन होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो मेरी इंटरप्शन है आई है उसके रिलेटेड सॉल्यूशन ढूंढेगा। सपोज ये मेरी इंटरप्शन थी, इंटरप्शन 6, ठीक है। तो ये टेबल में जाएगा 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 और ढूंढेगा 6 नंबर की इंटरप्शन, ठीक है। उसके रिलेटेड जो टास्क होगा यहाँ पे उसको ये एग्जीक्यूट करवाएगा। वो टास्क जब एग्जीक्यूट हो जाती है फिर ये यहाँ से रिटर्न होके इस पोजीशन एक्स पे आएगा, और फिर जो मेरी आगे की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये था पूरा वर्क फ्लो। एक बार फिर से आपको बताता हूँ इंस्ट्रक्शन, जो मेरा इंटरप्ट हैंडलिंग है उसमें क्या होता है। एक नॉर्मल सी मेरी इंस्ट्रक्शन चल रही थी, एक इंटरप्ट आया मेरे पास, इंटरप्ट ने क्या किया, इस वर्क को यहीं बीच में रोक दिया। जैसे इसने रोका मैं क्या करूँगा, पहले का जितना भी काम हुआ था उसको मैं स्टैक के अंदर सेव कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरी जो एनेबल फ्लैग थी उसको क्लियर कर दूंगा, ताकि कंप्यूटर को ये समझ जाए कि मुझे अभी इंटरप्ट आ चुका है, ठीक है, इंटरप्ट मिला है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सी एस और आई टी के रिलेटेड जो कंटेंट है उसको फिर से स्टैक में पुश कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक 8 बिट का वेक्टर होगा, है ना, उसको पॉइंट करवाऊंगा टेबल के ऊपर, जो इंटरप्ट टेबल है, और उसमें से ये जो पर्टिकुलर मेरी इंटरप्ट थी उसके रिलेटेड यहाँ पे फाइंड करूँगा। अगर ये मुझे इंटरप्ट 6 मिल गया, ठीक है, तो इसका जो भी यहाँ पे टास्क होगा लिखा हुआ उस टास्क को मैं एग्जीक्यूट करूँगा, और वो जब टास्क खत्म हो जाएगा तब मैं फिर रिटर्न आ जाऊँगा मेरे यहाँ पर पॉइंटर पे, और फिर ये जो मेरा बचा हुआ इंस्ट्रक्शन था इसको पूरा कर दूंगा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ नोट्स में लिखे हैं। पहले क्या होता है कि व्हेन एन इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन ऑकर्स द प्रोसेसर विल पुश द करंट स्टेट ऑन स्टैक। करंट जो भी यहाँ तक काम हो गया था उसको मैं स्टैक पे पुश कर दिया। उसके बाद द प्रोसेसर विल क्लियर ट्रेस फ्लैग एंड इंटरप्ट एनेबल फ्लैग। दिस विल इंडिकेट दैट आवर वर्किंग दैट वी आर वर्किंग ऑन एन इंटरप्ट, ठीक है। ये बता देगा हमारे कंप्यूटर पे कि अभी मुझे इंटरप्ट मिल चुका है। अगला ये लिखा है कि कंटेंट ऑफ सी एस एंड आई टी विल बी पुश्ड ऑन स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा जो 8 बिट वेक्टर होगा is supplied to 80386 which will find the interrupt in interrupt table। interrupt table में ढूंढना चालू कर देगा जो हमें इंटरप्ट मिली है वो कहाँ पर है। अगर वो इंटरप्ट मिल गई फिर उसके रिलेटेड जो टास्क होगा वो एग्जीक्यूट कर दूंगा। देन यूजर सप्लाइड इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज एग्जीक्यूटेड। अब ये यूजर सप्लाइड इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होती है कि जो भी यहाँ पे टास्क लिखा होगा ना इस इंटरप्ट के लिए, सपोज टास्क है फॉर एग्जाम्पल कि मेरा जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन कर दो, सपोज ऐसा टास्क यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, इसको ऑन कर देगा, और फिर जब ये ऑन हो गया तो ये रिटर्न आ जाएगा मेरे इस पोजीशन पे, और फिर ये नॉर्मली टास्क इंस्ट्रक्शन को पूरा करेगा, ठीक है। देन द यूजर सप्लाइड इंस्ट्रक्शन सर्विस रूटीन इज एग्जीक्यूटेड विच मीन्स दैट विच एवर सोल्यूशन द यूजर हैज क्रिएटेड फॉर द इंटरप्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड 6 पोजीशन में लिखा है फाइनली IRET जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट रिटर्न इज एग्जीक्यूटेड एंड वी रिटर्न टू द एक्चुअल प्रोग्राम। यहीं पे मेरा IRET होगा इसके बाद, है ना। यहाँ पे मेरा टास्क पहले एग्जीक्यूट हो गया, पहले मैं पहुंच गया अपनी लोकेशन पे, टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर मेरा IRET होगा जो कि रिटर्निंग का काम करेगा, वो वापस भेज देगा मेरी एक्चुअल पोजीशन पे। ये था पूरा मेरा
इंटरप्ट हैंडलिंग। ठीक है, अब इसका डायग्राम जो आप एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना सकते हो वो ऐसे बनाना। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोग्राम। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रुक गया था इंटरप्ट के आने की वजह से। फिर मैं गया इंटरप्ट हैंडल की मैंने, और मैं गया मेरे इंटरप्ट टेबल पे, वहाँ पे मैंने उसको सॉल्व किया, है ना, जो भी इंटरप्ट थी। फिर वो जब सॉल्व हो गई फिर मैं वापस आया, और जो मेरी पोजीशन थी, है ना, जहाँ पे मैं रुक गया था उससे एक पोजीशन आगे से मैं अपना काम जो है वो नॉर्मली फिर से स्टार्ट कर दूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। ठीक है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल IDT, ये हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है, जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्टर टेबल है तो इसमें डिस्क्रिप्टर्स होंगे। ठीक है, तो जो मेरा स्ट्रक्चर होगा इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का, इसके अंदर टोटल 256 डिस्क्रिप्टर होंगे। ठीक है, 256 डिस्क्रिप्टर है। आपको जब आप इसका डायग्राम बनाओगे एग्जाम में तो पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टर से एक्सप्लेन करना, और जो बाकी के हैं उनको लीव कर देना। ठीक है, इस तरीके का। जो मेरा टॉप का होगा वो होगा इंटरप्ट 255, और मेरा जो बॉटम मोस्ट होगा वो होगा मेरा इंटरप्ट 0। अब मेरा जो इंटरप्ट 0 होता है, ये सारे डिस्क्रिप्टर्स है। ठीक है, ये सारे डिस्क्रिप्टर है। तो मेरा जो इंटरप्ट 0 है इसका बेसिकली काम होता है कि डिवाइड एरर जनरेट करना। अगर कोई डिवीजन के अंदर एरर आती है ना, मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देता हूँ, उसका जो एरर आता है वो सारा हैंडलिंग का काम यहाँ पे होता है INT 0 के ऊपर। उसके बाद मेरा आता है नेक्स्ट INT 1, इंटरप्ट 1, इसका काम होता है कि डीबग करना एक्सेप्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा INT 2, इसका काम होता है कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो आती है ना, उनको हैंडल करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा इंटरप्ट 3, INT 3, इसका काम होता है कि ब्रेक पॉइंट जो होते हैं उनको सॉल्व करना। उसके बाद आता है INT 4, इसका काम होता है कि जो ओवरफ्लो के रिलेटेड इंटरप्शंस आते हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, अब ये मेरा जो था बेसिकली, ये मेरा एक IDT था, है ना, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो डिस्क्रिप्टर टेबल होता है उसको कौन पॉइंट करता है, मेरा रजिस्टर पॉइंट करता है। तो अब ये IDT है तो मेरा रजिस्टर कौन सा होगा, IDT रजिस्टर, यानी इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर रजिस्टर। ठीक है, अब इसका एक्चुअल आपको जो डायग्राम है वो दिखाता हूँ। इस तरीके का कुछ डायग्राम इसका है, ये आपको एग्जाम में बना के आना है। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि इसमें टोटल 256 इंटरप्ट होंगे। टॉप का जो 255th होगा वो मेरा यूजर डिफाइंड होगा। ठीक है, इसके अंदर सारे गेट डिस्क्रिप्टर मौजूद है, GD। उसके बाद जो मेरा इंटरप्ट 0 है वो डिवाइड एरर वाला होगा। इंटरप्ट 1 जो है वो डिबग एक्सेप्शन वाला इंटरप्ट है। इंटरप्ट 2 जो है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, NMI। इंटरप्ट 3 जो है ब्रेक पॉइंट के लिए। इंटरप्ट 4 जो है वो ओवरफ्लो के लिए, और इसको कौन पॉइंट कर रहा होगा, मेरा IDTR। ठीक है, यहाँ पे इसी के बारे में कुछ थ्योरी पार्ट लिखी है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि जितने भी मेरी इंटरप्ट्स थी है ना, टोटल 256, इनको हमने क्या किया, मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, अभी 3 कैटेगरीज क्या है, पहला है मेरा टास्क गेट डिस्क्रिप्टर, उसके बाद है मेरा इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर्स, उसके बाद है मेरा ट्रैप गेट डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, ये इसके 3 टाइप है। पहला है मेरा इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर, इसका यूज़ बेसिकली होता है हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए। ठीक है, जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स आती है उसके अंदर मेरा यूज़ होता है पहला वाला जो है मेरा इंटरप्ट। बेसिकली क्या है कि जो हमारा इंटरप्ट का जो डिस्क्रिप्टर टेबल है इसके अंदर टोटल 256 है, बट हमने क्या है किया, इनको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो अब हम कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं। तो पहला था हमारा इंटरप्ट गेट। अब इस इंटरप्ट गेट सॉरी पहला था हमारा इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर। अब इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर को देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, जो मेरे हार्डवेयर के रिलेटेड इंटरप्ट्स आते हैं उनको हैंडल करने का ये काम करता है। ये बेसिकली हार्डवेयर रिलेटेड को हैंडल करता है। उसके बाद क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्लियर्स इंटरप्ट एनेबल फ्लैग टू प्रिवेंट द फर्दर इंटरप्ट ISR अंटिल द ISR कंप्लीट्स। मतलब बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली हार्डवेयर इंटरप्ट जो आते हैं मेरे, है ना, हार्डवेयर से, उनको ये हैंडल करने का काम करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा कि जैसे ही मेरा कोई इंटरप्ट आता है, ये मेरा जो IF फ्लैग होता है ना, उसको सेट कर देगा, ताकि मेरा आगे चल के और कोई इंटरप्ट्स ना आए, है ना, प्रोग्राम के अंदर एक जो इंटरप्ट आ रही है सिर्फ यही हैंडल हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरा सेकंड टाइप वो है ट्रैप गेट इंटरप्ट। ट्रैप गेट इंटरप्ट क्या होती है, ऊपर वाला हमारा हार्डवेयर के लिए था, अब ये वाला जो है मेरा ये सॉफ्टवेयर के लिए है। सॉफ्टवेयर से जो भी मेरे इंटरप्ट्स आएंगी उनको हैंडल करेगा। ठीक है, ऊपर वाले में हमने एक पॉइंट एडिशनल देखा था कि ये क्या करता है कि मेरे जो IF फ्लैग होता है ना, ठीक है, जो मेरा इंटरप्ट एनेबल्ड फ्लैग होता है उसको ये सेट कर देता है, ताकि मेरा आगे चल के और कोई इंटरप्ट्स ना आए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रैप गेट डिस्क्रिप्टर जो होता है इसके अंदर मैं जो है IF फ्लैग को सेट नहीं करता। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। नेक्स्ट जो है मेरा लास्ट वाला वो है टास्क गेट डिस्क्रिप्टर, थर्ड वाला टास्क गेट डिस्क्रिप्टर। इसका काम होता है इट इज़ यूज टू स्विच द टास्क। ठीक है, टास्क स्विचिंग में इसका हेल्प होती है। उसके बाद क्या है कि
इट ट्रिगर्स द टास्क स्विच अलाउइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर टास्क। बेसिकली ये पॉइंट याद रखो कि ये टास्क स्विचिंग में हेल्प करता है। अगर कोई मेरी इंटरप्ट आती है तो ये टास्क स्विचिंग कराता है। ठीक है, इनके बारे में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ये मेरा इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर है, ये इसके पॉइंट लिखे हैं मैंने। इट हार्डवेयर के लिए यूज़ होता है और जो आई एफ फ्लैग होती है उसको सेट कर देता है ताकि आगे चल के कोई और इंटरप्ट्स ना आए मुझे, है ना। ये इसका डायग्राम बना दो, इसका स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहाँ पे मेरा ट्रैप गेट डिस्क्रिप्टर है, उस ये यूज सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होगा। इसके अंदर जो आई एफ फ्लैग है उसको हम सेट नहीं करते। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। थर्ड है मेरा टास्क गेट डिस्क्रिप्टर, ये बेसिकली यूज़ होगा मल्टीटास्किंग के लिए, टास्क स्विचिंग के लिए, सॉरी। ये इसके पॉइंट्स लिखे हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है। और फाइनल जो क्वेश्चन एक आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर एंड ट्रैप गेट डिस्क्रिप्टर। तो अभी हमने ऊपर देखा कि इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर जो है ये बेसिकली बना है मेरा हार्डवेयर के लिए, और ये जो है ये मेरा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के लिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्लियर करेगा आई एफ फ्लैग को ताकि मेरा आगे चल के और कोई इंटरप्ट्स ना आए। बट ये क्लियर नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि नो नेस्टेड इंटरप्ट्स विल ऑकर इन दिस, क्योंकि एक बार इसने सपोज मैं आपको एक बार इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब अगर कोई मेरी इंटरप्ट आ रही है, एक बार इंटरप्ट आ गई, ठीक है, तो ये जो इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर होता है ना, ये जो टाइप होते हैं इसके अंदर जो इंटरप्ट आते हैं वो क्या करते हैं कि एक बार इंटरप्ट आ गई तो मेरे आई एफ फ्लैग को सेट कर देते हैं। फिर वो क्या करता है, आगे चल के कोई इंटरप्ट सेंड नहीं करता। ठीक है, आगे चल के कोई इंटरप्ट सेंड नहीं करता, तो एक ही बार इंटरप्ट आएगी और वो सॉल्व हो जाएगी कंप्लीटली। बट जो मेरा ट्रैप गेट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, इस केस में क्या होता है कि जब मेरा इंटरप्ट आता है ना इंस्ट्रक्शन के दौरान, तो वो क्या करता है, ये फ्लैग को सेट ही नहीं करता, कोई भी चेंज नहीं करता इसमें। इससे क्या होता है कि उसको लगता है कि इंटरप्ट शायद मैं और भी भेज सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, बैक टू बैक इंटरप्ट भेजता रहेगा। इससे क्या होगा, नेस्टिंग हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये वाला जो है इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर, इसमें नेस्टिंग नहीं होती और इसके अंदर नेस्टिंग होती है। ठीक है, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो टाइप फील्ड होगी, टाइप फील्ड क्या है बेसिकली, इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक बीट होती है, ये वाली, ये जो बीट होती है इसको टाइप फील्ड बोलते हैं। तो जो मेरा ट्रैप गेट डिस्क्रिप्टर है इसके अंदर ये 111 होगी। वहीं पे जो मेरा नॉर्मल वाला जो हार्डवेयर वाला जो है इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर, इसके अंदर ये 1110 होगी, 1110 होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि ये यूज़ होगी हैंडलिंग कीबोर्ड इंटरप्ट्स, मतलब हार्डवेयर के इंटरप्ट है ना, तो वही हो गया कीबोर्ड इंटरप्ट जो हार्डवेयर का पार्ट है। और ये हैंडल करेगी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जैसे कि हैंडलिंग डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा। आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।